नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बिना किसी विज्ञापन या किसी ब्रांड एम्बेसडर के दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिला लेने के लिए भारत भर से 3.25 लाख छात्र आ जाएं तो यह संख्या किसी भी संस्था को एक बड़े ब्रांड में बदल देने की ताकत रखती है। यह क्या कम है कि जिन छात्रों के 96-97% अंक वाले जो छात्र हैं यहाँ पर, वो दिल्ली विश्वविद्यालय में पसंद का कॉलेज और विषय उन्हें भी नहीं मिल पाता है। इतनी सी बात इसलिए बताई ताकि आपके ध्यान में यह बात रहे कि दिल्ली विश्वविद्यालय देश और दुनिया में एक कामयाब इदारा है। आखिर कैसे दिल्ली विश्वविद्यालय बिना अमेरिकी सिस्टम का पछलग्गू बने ऐसे छात्रों को पैदा करता रहा है जो आज दुनिया के हर उच्चतम विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और शोध कर रहे हैं। बीबीसी हिंदी से शिक्षा शास्त्री अनिल सदगोपाल ने कहा है कि यह सब अमेरिका के दबाव में हो रहा है ताकि विश्वविद्यालय हिंदुस्तान में भी अपना कैंपस खोलकर पैसे कमाएं। इसका सीधा प्रस्ताव तो अमेरिका की तत्कालीन विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन की तरफ से एक इंडो अमेरिकी संवाद में आया और भारत ने घुटने टेक दिए। संभव है कि अमेरिका का षड्यंत्रकारी एंगल हो, पर उसके कुछ विश्वविद्यालय अच्छे भी हैं। वो सिर्फ कोर्स के कारण नहीं बल्कि संसाधन और बुनियादी ढांचे के कारण भी, बहुत हद तक स्वायत्ता के कारण भी होंगे। पिछले साल अल जजीरा की साइट पर सैरा केंजियोर का एक लेख पढ़ा था जिसमें उन्होंने बताया है कि अमेरिका में 76% टीचर अतिथि अध्यापक के रूप में पढ़ाते हैं और उनकी कमाई इतनी कम है कि ज्यादातर गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। मैं अमेरिका नहीं गया हूं तो वहां के अनुभवों को साझा करने हेतु आपका ये एंकर योग्य नहीं है। गूगलाधारित जानकारी की अपनी सीमा होती है। अब दो उदाहरण लेते हैं, बेंगलोर यूनिवर्सिटी और दिल्ली की एक और अंबेडकर यूनिवर्सिटी का। बेंगलोर यूनिवर्सिटी ने 2010-11 में पहले बीएससी साइंस में 4 साल का पैटर्न लागू किया। 2013 से सभी विषयों में यह लागू कर दिया गया, यानी बेंगलोर विश्वविद्यालय ने इसे चरणों में लागू किया। इसके अनुसार आप 2 साल की पढ़ाई के बाद एसोसिएट डिग्री लेकर निकल सकते हैं, 3 साल के बाद ग्रेजुएशन की डिग्री, 4 साल के बाद ऑनर्स की डिग्री और 5वें साल की पढ़ाई के बाद मास्टर की डिग्री। ध्यान रहे कि मैंने विषय और कोर्स के बारे में विस्तार से नहीं बताया। रजिस्ट्रार नंजे गौड़ा का कहना है कि उनका कोर्स भी डीयू जैसा नहीं है, मगर यूजीसी की मान्यता तो हासिल है। क्या आपके मन में यह सवाल उठा कि डीयू का कोर्स अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रतिकूल है तो बेंगलोर विश्वविद्यालय का क्यों नहीं है? क्या यूजीसी उस कोर्स को भी खत्म कर देगी? अब आते हैं अंबेडकर यूनिवर्सिटी की बात पर, जिसकी मिसाल एफवाईयूपी के समर्थक देते हैं। अंबेडकर यूनिवर्सिटी के किसी प्रोफेसर से बात की तो उनके अनुसार यह तुलना बिल्कुल अनुचित है। अंबेडकर यूनिवर्सिटी में जरूर 4 साल का कोर्स है, मगर यह 3 और 4 साल का है, न कि 2, 3 और 4 साल का जो डीयू में है। आप इतिहास में मान लीजिए एडमिशन लेते हैं और साथ में अन्य विषय भी पढ़ते हैं अंबेडकर यूनिवर्सिटी में। 3 साल के बाद आपको ऑनर्स की डिग्री इतिहास में मिल जाती है और अगर आप इस दौरान आपकी दिलचस्पी एक और कोर्स में हो जाती है, समाज विज्ञान में, तो आप 1 और साल लेकर 4थे साल की पढ़ाई कर सकते हैं। तब आपको डबल मेजर की डिग्री मिलेगी। यह बेहद तकनीकी मामला है और शायद आप इतने ध्यान से सुन भी ना रहे हो टीवी में, लेकिन क्या यह भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रतिकूल नहीं लगता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि डीयू के खिलाफ राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम पर कमजोर तर्क का सहारा लिया जा रहा है? कायदे से तो पूरे देश में एक ही शिक्षा नीति लागू होनी चाहिए, पाठ्यक्रम और उसके तरीके अलग हो सकते हैं। अगर अलग अलग विश्वविद्यालयों को अलग अलग पैटर्न पर पाठ्यक्रम लागू करने की स्वायत्ता है तो दिल्ली विश्वविद्यालय को क्यों नहीं? आज के हमारे मेहमान प्रोफेसर अपूर्वानंद ने भी जनसत्ता अखबार में छपे अपने लेख में स्वायत्ता का सवाल उठाया है। पीटीआई के अनुसार डीयू के 64 में से 57 कॉलेजों ने यूजीसी को सूचित कर दिया है कि वे 3 साल का पाठ्यक्रम लागू करने जा रहे हैं। यूजीसी ने दिल्ली विश्वविद्यालय को नया निर्देश जारी किया है कि कॉलेजों को 3 साल कार्यक्रम में एडमिशन शुरू करने के लिए चिट्ठी लिखे। अब देखिए, इसकी सूचना या घोषणा डीयू या उसके वीसी की तरफ से नहीं आ रही है। क्या वीसी भी अड़ गए हैं? वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? अब एफवाईयूपी की समाप्ति के बाद उनकी क्या स्थिति रह जाती है, यह भी साफ नहीं। उनके इस्तीफे की खबर ब्रेकिंग न्यूज बनकर ब्रोकन न्यूज हो चुकी है, यानी पुष्टि नहीं हुई। मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि वह बोलने की स्थिति में नहीं है, मगर दिल्ली की राजनीति से जुड़े और स्वास्थ्य मंत्री का इंटरव्यू छपा है कि सरकार एफवाईयूपी समाप्त करने से नहीं हिचकेगी। आज एफवाईयूपी समर्थक सुप्रीम कोर्ट गए मगर राहत नहीं मिली। आज भी सोशल मीडिया के इस जागृत और पारदर्शी दौर में ना तो यूजीसी के प्रमुख ने 3.25 लाख छात्रों और उनके परिवारों को आश्वासन देना जरूरी समझा कि हम जो भी कर रहे हैं नियम के अनुसार कर रहे हैं, और ना ही वाइस चांसलर ने आपके सामने आकर अपनी बात रखी। सब कुछ पर्दे के पीछे से हो रहा है। मधु किश्वर ने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा है कि वे दिनेश सिंह से
मिली हैं, उन पर इस्तीफे का दबाव है। सोमवार को स्मृति ईरानी से मिलने गए थे, लेकिन 1 घंटे के इंतजार के बाद भी मंत्री जी नहीं मिली। किरण बेदी ने ट्वीट किया है कि क्या यूजीसी के चेयरमैन को इस्तीफा नहीं देना चाहिए और उनके खिलाफ एफआईआर नहीं होनी चाहिए। किरण बेदी के कई ट्वीट आप देखेंगे जो नरेंद्र मोदी के समर्थन में लग सकते हैं, मगर क्या वो अपने इस ट्वीट के बहाने मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी को भी टारगेट कर रही हैं? उनकी गैर मौजूदगी में पुख्ता तौर पर मेरे लिए ऐसा कहना उचित नहीं है। उधर बीजेपी समर्थित एनडीटीएफ ने मांग कर दी है कि पाठ्यक्रम लागू करने में जो खर्च हुए हैं, प्रक्रियाओं का उल्लंघन हुआ, इन सब का पता लगाने के लिए वीसी के खिलाफ जांच होनी चाहिए। यानी इस प्रक्रिया में बीजेपी और बीजेपी समर्थक दो खेमों ने अलग अलग मोर्चा संभाला हुआ है। यंग इंडिया वाले छात्रों के साथ जो हो रहा है और जो पिछले साल हुआ, वो क्या ठीक है? अब यह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बन चुका है। प्राइम टाइम के चंद लघु उत्तरीय प्रश्न ये हैं कि कोर्स का क्या हुआ, क्या होगा और क्या इसकी सजा किसी को मिलेगी, किसे मिलनी चाहिए, यूजीसी या डीयू को या दोनों को? तो हम इन सब सवालों पे बात करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर अपूर्वानंद हैं, हिंदी विभाग, दिल्ली यूनिवर्सिटी। डॉक्टर हरि गौतम साहब हैं, आप पूर्व चेयरमैन रहे हैं आप यूजीसी के। और डॉक्टर सुधांशु तिवारी हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और सिद्धार्थ नाथ सिंह हैं, बीजेपी के नेता हैं। और प्रोफेसर संदीप अभी नहीं आए हैं, तो खैर आ जाएंगे। अपूर्वानंद जी, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं कि अब बहुत तरह से अपुष्ट खबरें मिल रही हैं अफवाह की शक्ल में कि यूजीसी के प्रशासनिक अधिकारी रजिस्ट्रार के कार्यालय में बैठे हुए हैं और प्रिंसिपलों पे दबाव डाल रहे हैं। कोई भी, मतलब दोनों ही संस्थाओं को, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में ये चीज हो रहा था, तो दोनों ही संस्थाओं के प्रमुखों को आकर बताना चाहिए था अपना अपना पोजीशन, ना कि एक छद्म और छायावादी तरीके से अपनी बात रखनी चाहिए। ये बात नोट करना चाहिए दर्शकों को भी कि ये तमाशा कैसे हो रहा है। मेरा ये सवाल है कि इसके खिलाफ आंदोलन तो हो रहा था, आप भी इसके आलोचक रहे हैं, ठीक है, और डूटा का भी एक बड़ा धड़ा जिसके अध्यक्षा हैं वो भी इसकी आलोचक रही हैं। ये समाप्ति के बाद कई लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि ये गलत तरीके से लाया गया फैसला था, इसीलिए इसका जाने का यही एक रास्ता बचता है। मैं नहीं जानता कि यह रास्ता ठीक है कि नहीं। मेरी दृष्टि में यह रास्ता दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग किसी विश्वविद्यालय को यह कहे, विश्वविद्यालय को ना कहे बल्कि सीधे एक सार्वजनिक सूचना जारी करे और छात्रों को कहे कि वे विश्वविद्यालय के फला पाठ्यक्रम में दाखिला न लें, और वह विश्वविद्यालय को दरकिनार करके उसके कॉलेजों से सीधे बातचीत करने लगे, तो यह एक बहुत खतरनाक शुरुआत है। और इसका किसी भी तरह से पहले कभी हुआ है आपके अनुभव में? मेरी याद में ऐसा नहीं हुआ है। प्रोफेसर हरि गौतम बेहतर स्थिति में होंगे बताने की। लेकिन मुझे लगता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने आज तक अपनी मर्यादा बनाकर रखी है। यह पहली बार हो रहा है, इसलिए मैं इसे खतरनाक शुरुआत के रूप में देखता हूं और इसका समर्थन करना मेरे लिए संभव नहीं है। लेकिन दूसरा, आप चाहते हैं कि इसी वक्त जब ये एक कोर्स के विरोधी और छात्र संगठन भी कई चाहते हैं, वो खुश हैं इस बात को लेके, आप इसी वक्त इस बात को क्यों रेखांकित करना चाहते हैं? मैं इसलिए रेखांकित करना चाहता हूं कि यह ठीक है कि हमारे विश्वविद्यालय में जो पाठ्यक्रम लागू किया गया वो अत्यंत ही घटिया स्तर का है। और मैं यह बात बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि इस पाठ्यक्रम का एक दिन भी जारी रहना एक बड़ी दुर्घटना के लगातार जारी रहने से कम नहीं है, और इसलिए इसको समाप्त होना चाहिए। आप घटिया शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं घटिया शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं अतार्किक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि यह अकादमिक रूप से किसी भी तरह तार्किक नहीं है और इसे किसी भी तरह उचित नहीं ठहराया जा सकता है। मैं यह भी इस्तेमाल कर रहा हूं, और यह कड़ा शब्द लग सकता है, कि यह दरअसल एक तरह की अकादमिक धोखाधड़ी है जो कि इस देश के 60,000 छात्रों के साथ हर साल की जाने वाली है। और हमें इसको किसी न किसी बिंदु पर इसे खत्म करना ही था। लेकिन वह तरीका क्या हो सकता था? और वह तरीका बहुत स्पष्ट था कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को इस बात की जानकारी पिछले वर्ष इस पाठ्यक्रम के शुरू होने के बहुत पहले दी जा चुकी थी कि इसमें क्या अनियमितताएं की गई हैं। न सिर्फ प्रक्रिया की अनियमितता, बल्कि यह भी कि इसकी संरचना जब तैयार की गई, वो उस संरचना को जितने नियमित निकाय होते हैं उन निकायों में कभी भी उस पर विचार विमर्श ही नहीं हुआ। और इस वजह से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास पूरा समय था कि वह दिल्ली विश्वविद्यालय को बिठाए और दिल्ली विश्वविद्यालय को कहे कि आप इन आपत्तियों को ध्यान में रखें। उसकी जगह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दूसरा काम किया, और मैं यहाँ 1 मिनट लेना चाहूंगा। वह यह कि दिसंबर 2012 में जब पहली बार दिल्ली विश्वविद्यालय ने यह ढांचा पारित किया अपने एकेडमिक काउंसिल में, तो उसने 3 डिग्रियों की बात की।
पहली डिग्री जो 2 साल के बाद मिलनी थी वो एसोसिएट बैकलॉरिएट की थी, दूसरी डिग्री बैकलॉरिएट की थी, तीसरी डिग्री बैकलॉरिएट ऑनर्स की थी। ये नाम सुनने में बहुत आकर्षक लगते हैं। ये अलग बात है कि यूरोप में ये डिग्रियां कॉलेजों की नहीं हैं, ये स्कूल की डिग्रियां हैं, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय ने इसको कॉलेज की डिग्री, काफी कैट नाम है, कूल नाम। हाँ बिल्कुल। और ठीक है, लेकिन जब यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सूचित किया गया कि उनके नियमों के अनुसार यह गलत है कि विश्वविद्यालय 6 महीना पहले उन्हें सूचित किए और उनसे अनुमति लिए बिना नई डिग्रियां लागू कर रहा है। इस बात की पक्की जानकारी है कि ये स्कूल की डिग्रियां हैं, कॉलेज की नहीं? बिल्कुल। अच्छा, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। दूसरे प्रश्न इसका भी नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि नाम ग्लैमरस है। जब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को इसकी जानकारी दी गई तो उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय को यह कहा कि आप मात्र डिग्रियों का नाम बदल दीजिए। आप तो साहब 2 साल के एसोसिएट बैकलॉरिएट को डिप्लोमा कर दीजिए, 3 साल को बैचलर कर दीजिए, 4 साल को बैचलर ऑनर्स कर दीजिए। इस तरह रास्ता निकल आता है। यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जो शिकायत की गई थी उस शिकायत का नाजायज फायदा उठाकर दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रशासन के साथ एक मिलीभगत की और एक तरह की कलाबाजी की, जिसमें उन्होंने एक तकनीकी रास्ता बतलाया कि यह रास्ता है, इससे आप निकल जा सकते हैं। तो जब हम इतने बड़े, दूसरी आपत्ति, किसी दुनिया, हम बार बार शिकायत करते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय दुनिया के श्रेष्ठ 200 विश्वविद्यालयों में नहीं है। मुझे दुनिया के 100 श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों का नाम बतलाइए जहां इतना बड़ा परिवर्तन पाठ्यक्रम का 3 महीने में कर दिया जाता है। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी ने जब अपना अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम रिवाइज किया तो उसमें उसे 3 वर्ष लगे। सिंगापुर विश्वविद्यालय के कुलपति जब यहां पहुंची और उन्हें बताया गया कि 3 महीने में परिवर्तन हुआ है तो वह हैरान रह गए और उन्होंने कहा कि हमें परिवर्तन करने में 2 साल से ऊपर लग गए, हम और 2 महीने में कर सकते हैं। स्पीड जी हाँ, बुलेट ट्रेन वाले। तो यह सारी प्रक्रियाओं को दरकिनार करते हुए, कई जगह अनियमितताएं बरतते हुए, दबाव डालते हुए, धमकियां देते हुए, और सबसे बड़ी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि एक अतार्किक कार्यक्रम लागू किया गया और इसलिए यह स्वीकार नहीं है। इसे किसी भी बिंदु पर समाप्त होना ही चाहिए था। अब हमारे साथ प्रोफेसर संदीप, जो उपाध्यक्ष डूटा के, वो जुड़ गए हैं। तिवारी जी, आ रहा हूं मैं सिद्धार्थ से एक सवाल पूछना चाहता हूं। सिद्धार्थ, अपूर्वानंद ने जिस कोर्स का आप विरोध कर रहे हैं, अपूर्वानंद भी उसका विरोध कर रहे हैं, ठीक है। तो अपूर्वानंद का सवाल यह है कि जो तरीका यूजीसी ने उठाया और उस तरीके को उठाते समय, अब मैं अपना सवाल जोड़ रहा हूं कि आपकी जो सरकार है, मानव संसाधन मंत्री हैं, उन्हें कम से कम यह दखल देना चाहिए था और अपनी बात रखनी चाहिए कि प्रक्रियाओं का पालन होना चाहिए। एक तरह से यूजीसी ने एक गलत चीज को हटाने के क्रम में एक बहुत ही खतरनाक कदम उठाए और विश्वविद्यालय की स्वायत्तता का हनन करते हुए अपनी बात मनवाने के उपाय किए। देखिए रवीश जी, लोग कहते हैं यूजीसी की ऑटोनॉमी है, स्वायत्तता है, और वहां पे डीयू की भी स्वायत्तता है। मगर क्या ये फुल स्वायत्तता दी गई है डीयू को या नहीं, इस पे भी विचार करना चाहिए। और मेरे हिसाब से फुल नहीं है। यूजीसी के तहत जो भी पाठ्यक्रम चेंजेस करने हैं, जो उसके करने हैं, उसको ऑर्डिनेंस के माध्यम से आपको उसको डीयू के जो एकेडमिक काउंसिल है या एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसको अप्रूव करेगी। उसके बाद वो जाता है यूजीसी के पास, उसमें वो उसको अप्रूव करती है और साथ ही साथ ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाता है क्योंकि वो विजिटर हैं। और ये जितना भी अभी पीछे आप हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं 4 ईयर प्रोग्राम में, आप उसके ऑर्डिनेंस को, आपके पास बैठे भी हैं जो जानकार ज्यादा अच्छे हैं, 26/12/12 को जो ऑर्डिनेंस हुआ था उसके अंदर कितने कोर्सेज के लिए बोला गया था? जो 44 कोर्सेज में से 2 कोर्स के लिए ही आप अप्रूवल के लिए गया था, जिसको दिखाया गया। और यहां तक कि मैं ये भी कहूंगा, वीसी साहब ने तो शायद, मेरे को याद जो आ रहा है, एनडीटीवी इंग्लिश के प्रोग्राम में ये कहा था कि हमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से सब कुछ हमें अप्रूवल मिल चुका है और उसको हम लागू कर रहे हैं, मगर वो हुआ ही नहीं था। तो एक तरह से जो कोर्स है जो लागू किया गया 4 ईयर प्रोग्राम, वो पूरा वो इलीगल हो जाता है। और दूसरी बात एक और रहती है, उस पर चर्चा हो रही है कि ठीक है, गलत है, हमारा एक अपना मत है कि वो गलत है 4 ईयर प्रोग्राम का। मगर क्या आपने जो किया, अभी 3 महीने की बात हो रही है, क्या ट्रेनिंग हुई? अभी कुछ चैनलों पे देख रहा था, जो बीटेक का जो कोर्स बोलते हैं वो बीएससी में पढ़ाया जा रहा है, उसके सिलेबस वही है। तो कहां हम लेके जाना चाह रहे हैं अपने बच्चों को?
और उनके भविष्य के साथ किस प्रकार का खिलवाड़ करना चाहता है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और एक तरफ इलीगैलिटी ऑफ डीयू की भी आ जाती है। क्या उन्होंने जो उनके संविधान में जो दिया गया, क्या उसका पूरा पालन किया या नहीं? वो नहीं किया होगा, वो सही है, लेकिन जिस तरह से यूजीसी सीधे चिट्ठी लिख रही है, अब इस तरह की बातें रही कि वीसी पे दबाव डाल के इस कोर्स को वापस लाया जा रहा है, तो जो दूसरा कोर्स है उसके लाने की भी तो कोई प्रक्रिया होगी ना। यूजीसी एक चिट्ठी लिख देगा और वो सारी प्रक्रियाएं एक तरह से वापस होकर नए कोर्स आ जाएंगे। देखिए रवीश जी, मैं कहीं इसको पॉलिटिकली आंसर करूं तो मेरे को तो ये कहना पड़ेगा कि यूजीसी ने और उसके ऊपर जो मंत्रालय एचआरडी है, उन्होंने, कपिल सिब्बल भी उसमें थे, पलम राजू जी भी थे, उन्होंने किस प्रकार से अनदेखी करते हुए, अप्रूवल ना होते हुए डीयू में 4 साल का प्रोग्राम कैसे शुरू कर दिया। तो प्रश्न वहां भी उठते हैं। मगर डीयू ने आने वाले समय में क्या इसको हम लोग बच्चों के ऊपर दबाव ना डालें, उन्होंने तो डायरेक्टिव दे चुके हैं और एडमिशंस कल से खुल गए हैं। तो क्या यूजीसी का जो डायरेक्टिव है, क्या उसको आप खाली बोलेंगे कि डायरेक्टिव है या ऑब्लिगेटरी है? जो कानून कहता है वो ऑब्लिगेटरी है, उसको उन लोगों को डीयू को पालन करना चाहिए। तो 3 साल के ऊपर जो कोर्सेज उसमें एडमिशन देना शुरू कर देना चाहिए था। बच्चे आज आके खड़े हुए हैं, उनके फैमिली खड़ी हुई है, उनको पता नहीं कल क्या होने वाला है। तो इस पे भी कोई ईगो या स्वाभिमान की बात करते हुए डीयू को या वीसी को नहीं लेना चाहिए था। ठीक है, आराम से। हरि गौतम जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि प्रक्रिया के लिहाज से आप बता सकते हैं क्या कि जो यूजीसी ने किया वो ठीक किया कि नहीं किया? एक विवाद है, डीयू ने जो किया वो गलत किया, सही किया, वो पब्लिक डोमेन में है। अभी जो यूजीसी का ये जो तरीका है, क्या वो सही तरीका है? मेरे ख्याल से बिल्कुल सही तरीका है। क्या है कि जब डीयू के वाइस चांसलर नहीं सुन रहे और उन्होंने एक पोस्चर ऐसा बना दिया है कि जो मैंने किया वो ठीक है, प्रेस्टीज इशू बना दिया है, इसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। 1 साल तक तो वही यूजीसी उनके साथ वो है। तो ये जो डायरेक्शन सीधे दी हैं कॉलेज को, बिल्कुल ठीक किए हैं। ठीक किए हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक किए हैं, क्योंकि यूजीसी एक्ट में लिखा है कि टू टेक केयर ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ हायर एजुकेशन एंड टेक एनी नेसेसरी एक्शन एज डीम फिट। तो और फिर जितने भी कॉलेज हैं उनको फाइनेंस पूरा का पूरा यूजीसी करता है। तो ये एकेडमिकली दे आर अंडर द दिल्ली यूनिवर्सिटी, अदरवाइज रेस्ट ऑफ द ऑल अदर थिंग्स, फाइनेंस एंड अदर थिंग्स। आपको नहीं लगता कि यूजीसी ने डीयू की स्वायत्ता में दखलंदाजी की है? अगर देखिए, कायदा ये है, ऑटोनोमस से क्या है, ऑटोनोमस बट इट शुड बी अकाउंटेबल। जब डायरेक्शन ये जा रहा है कि आपने गलत किया है और वो गलत है, आपने कर दिया गलत, ठीक है, हो गया, लेकिन वो गलत हो गया तो क्या उसको ठीक करने का या करेक्ट करने का उनका हक नहीं होता है? ठीक है। तो यूजीसी ने क्या किया, यूजीसी ने क्या किया कि जब ये देखा, जब उन्हें पॉइंट आउट हुआ, मिनिस्ट्री ने किया या किसी ने किया कि ये काम गलत है, फैकल्टी ने किया, स्टूडेंट्स ने किया। ये दूसरा चैनल नहीं है सर, इधर जब बोलेंगे तभी आप बोल सकते हैं। हाँ, उनको पहले बोले। तो ये जब ये देखा कि गलत है और लिखा गया, बताया गया, उन्होंने कहा हम नहीं इसको स्क्रैप करेंगे। तो फिर ये तो हर धर्मी की बात है। जो हर धर्मी की बात है, यूजीसी के कंट्रोल में है ये कि सीधा डायरेक्शन कॉलेज को। आप जिद को एक ही तरह से क्यों परिभाषित करें? दूसरी तरफ से भी कीजिए कि यूजीसी भी अड़ गई कि आप इसको हटाइए और अभी हटाइए, 2 दिन के अंदर हटाइए। बिल्कुल सही, ये भी उसका जिद है, जैसे डीयू का है। बिल्कुल ठीक है। ठीक, आप बोले तिवारी। सर, मेरा कहना है कि 2 सवाल हैं, दोनों को हम आपस में मिला रहे हैं। पहला सवाल है विश्वविद्यालय की स्वायत्तता का। स्वायत्तता का सवाल जब 1922 में यूनिवर्सिटी बनी, उसमें कहा गया कि आप कोर्स कंटेंट बनाने का, आप कितना पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, किस तरह से पढ़ाएंगे और कितने साल की डिग्री होगी, इवेल्युएशन का क्या सिस्टम होगा, ये तय करने का हक विश्वविद्यालय के अंदर है। तो और आप यूजीसी के पास बार बार क्यों जाते थे? लोग गया है यूजीसी के पास, मेरे पास वो लेटर है जो यूजीसी को पीआईएल के दौरान यूजीसी ने जवाब लगाया है और उसमें वो कहा है कि आपके पास ये हक है कि आप क्या करेंगे। आप इसको पढ़ लीजिएगा, दे दीजिए उनको। उसके बाद दूसरी बात है जो सर ने कहा अभी, और कि हमारे जो कोर्स मटेरियल बनाए गए इस 4 ईयर में, बात 4 ईयर 3 ईयर की नहीं है। बात यह है कि जो भी कंटेंट बनाया गया हमारे यहाँ पढ़ाने के लिए, वो एकेडमिक काउंसिल से पास हुआ।
एग्जीक्यूटिव काउंसिल से पास अब हुआ। देखिए उसमें मत आइए, मैंने आपको नहीं। प्रोग्राम शुरू होने के पहले ये हिंदी वाले पर अपनी राय बता दी थी। नहीं सर ने अब मैं बताया था। दर्शकों को नहीं सर, बता रहा। नहीं सर, मेरी मैंने बात आपको भी सर कहा था 2 कि मिनट मैंने सर मेरी छुपाया बात नहीं। सुन लीजिए। अगर ये स्तर है, या तो हम पूरे विश्वविद्यालय के शिक्षकों की ये जो विभागों ने जो सिलेबस देखिए बनाए, धर्म का कोई मामला नहीं है ना, ये कोई आस्था का सवाल है। सर ये आस्था धर्म नहीं विश्व- तिवारी जी, आप ये देखिए, बताइए, मैं आप आपकी ये मदद बताइए करना सर चाहता कि हूं। कोर्सेज आप कहाँ क्यों नहीं गलत काम बदलते? कर रहे हैं? सर ये कोई कोर्सेज धर्म कहाँ और नहीं- उसका सवाल नहीं सर है। आपने सारे एकेडमिक काउंसिल ने मिलकर भी बनाया होगा, तो मैं अपनी बिल्कुल व्यक्तिगत राय बिल्कुल रख मैं भी सकता कह रहा हूं हूं, कि ये मैं भी कह रहा अगर हूं ये कि छात्र अगर सर- हिंदी का सर 3 महीना ये पढ़ेंगे। सर आप मेरी बात समझिए, कोर्स बदलना नमस्ते कहां पर छात्रों, सर आप नमस्ते। पूरी बात समझिए, कोर्स बदलना कहां जरूरी नहीं है और कहां नहीं कोर्स बदले जाते हैं। वो बात सही है, लेकिन उसमें- क्या उसमें विश्वविद्यालय की स्वायत्तता क्वालिटी को में इस नहीं तरह से है। लिया जा सकता है जिस वापस? बिंदु पे मैं मुझे लगता है कि मेरे लिए आप जरूरी ये है। देखिए एक दूसरा लेटर स्वायत्तता है, वाली बात यही नहीं। यूजीसी लिखता है हाँ। कि आपने जो कोर्सेज बनाए हैं ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम वेरी कर सकता है, नॉमेनक्लेचर वेरी कर सकता है। उसके नीचे का लाइन पढ़िएगा जरा सा, एकदम लास्ट का, इट मे प्लीज एंश्योर दैट मिनिमम ड्यूरेशन में बी केप्ट। हाँ। तो क्या और मिनिमम ड्यूरेशन क्या कहता लिखा हुआ है कि नेशनल ज्यादा पॉलिसी? अच्छा है कि जो यूजीसी एक्ट सर, के सर, अनुसार जो ड्यूरेशन है वही आप फॉलो बिल्कुल बिल्कुल, तो यूजीसी एक्ट क्या कहता है आप सर? जो उसके खत को अलग तरीके से ना पढ़ें। सर जो एजुकेशन आप इस पॉलिसी तरह- नहीं, 1986 है वो तिवारी जी, साफ एक कहती है कि सेकंड, 3 ईयर प्रोग्राम होगा आपने कहा, और 3 देखिए, ईयर में हम हरिगौतम जी डिग्री ने दे क्या रहे हैं कहा, सर। सुधांशु जी ने क्या कहा कि आप अड़ गए, यूजीसी ने कहा कहीं नहीं कि अड़े। वाइस चांसलर आपके सामने नहीं आए, नहीं ठीक है, आप लोग शिक्षक का एक समूह है जो इसका समर्थन कर रहे हैं, वाइस चांसलर सामने नहीं आए, हमने डीयू हम का कोई केवल प्रवक्ता नहीं स्वायत्तता का- आया, हम स्वायत्तता कोई का ट्वीट समर्थन नहीं कर रहे आया। हैं, आजकल तो लोग ट्वीट करके आजकल लिबरल हो जाता है, वो ट्वीट भी नहीं आया, ठीक है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं हम सर कि स्वायत्तता का समर्थन कर रहे हैं। उस बारे में विश्वविद्यालय की मुझे आपकी गरिमा बात को सही बनाए, लगती है। विश्वविद्यालय की गरिमा को बनाए स्वायत्तता का उल्लंघन देखिए, हुआ है। बड़े बड़े प्रोफेसर क्या पढ़ाएंगे क्या नहीं पढ़ाएंगे, कितना पढ़ाएंगे, ये तय करने का हक उनको है। हम ये नहीं चाहते कोई बाहर की यहाँ पे संस्था ये हमें बात सही बाहर कह से रही आगे है। तय करे कि इस हम बिंदु क्या पे ये बात पढ़ाएंगे। सही- एक सेकंड सर, बिल्कुल सही बात है। स्वायत्तता का अर्थ क्या है? विश्वविद्यालय की स्वायत्तता का अर्थ है विश्वविद्यालय के हर इकाई की स्वायत्तता, शिक्षक, विभाग, संकाय, सबकी स्वायत्तता। विश्वविद्यालय की स्वायत्तता का अर्थ विश्वविद्यालय के कुलपति का एकाधिकार नहीं है और स्वेच्छाचारिता नहीं है। स्वायत्तता को पिछले साल दिल्ली विश्वविद्यालय में 2012 में दफन कर दिया गया। उसकी कब्र पर विश्वविद्यालय प्रशासन बैठा हुआ है। उसने विश्वविद्यालय की हर इकाई की स्वायत्तता का अपहरण कर लिया और यह कहा कि मैं इस विश्वविद्यालय का प्रतिनिधि हूं और मेरे अलावा और किसी की को। सुविधा के लिए एक सवाल पूछ रहा हूं, जो तिवारी जी ने कहा कि एकेडमिक काउंसिल ने इस कोर्स को पास किया है, उसमें सारे आप इसका एक कार्ड दें ताकि लोगों को पता चल जाए कि आप जो आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने स्वायत्तता का हनन किया, कि कैसे किया, आप जरा बताएं। मैं एक सेकंड सर, हाँ, मैं बतला रहा हूं। हाँ, आप कभी भी किसी कॉलोनी में जब जाते हैं तो आप पहले क्या करते हैं? आप उसका प्लान पास करवाते हैं। ठीक है, आप घर का भी प्लान पास करवाते हैं। हाँ। इसका प्लान क्या था? 4 ईयर, हाँ, यानी आप पहले इसका ढांचा पारित करवाएंगे। हाँ। इस ढांचे को ना तो शिक्षकों के सामने, तो वो कह रहे हैं कि शिक्षकों ने पास किया। बिल्कुल सर, एकेडमिक काउंसिल ने पास किया। सुन लीजिए, आप आप सुन पहले लीजिए। सुन लीजिए। एकेडमिक काउंसिल कैसे के नहीं किया पहले वो? एकेडमिक काउंसिल तक यह ढांचा कैसे पहुंचेगा? कुलपति को पूरा अधिकार है कि वो कोई समिति बनाए जो कोई ढांचा प्रस्तावित करे। लेकिन जब वो ढांचा प्रस्तावित हो जाएगा तो वो सबसे पहले जाएगा विभाग के पास, वो जाएगा कॉलेज के शिक्षकों के पास, वहां उस पर विचार विमर्श होगा। उसके बाद वो आएगा पीजी कमेटी में, वहां से वो पारित होगा। उसके बाद वो जाएगा फैकल्टी में, वहां से वो सब पारित हुआ होगा। था। उसके बाद बिना सुन हुए पास ही नहीं हो सकता, सुन सर। लीजिए, सुन लीजिए। बिना नहीं, हुए आप पास ये ही नहीं नहीं आप हो सकता। अपूर्वानंद जी, second, आप प्रोसेस बता रहे हैं, ये यह बताइए नहीं कहाँ हुआ। पे बिना ये नहीं हुआ। इसके बिना नहीं किया जा एक सेकंड, सकता। दो भी हुआ सर, है। ये आप कह रहे हैं कि नहीं हुआ, आप कह रहे हैं कि हुआ। एक सर मिनट, उसके बिना हो ही नहीं सकता, यूनिवर्सिटी के नहीं हो हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता। आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं हुआ। मैं कह रहा हूं हुआ। मैं पीजी कमेटी में हूं, मैं फैकल्टी में हूं। आपसे सिग्नेचर नहीं लिया, किसी और से ले लिया जी होगा। नहीं। सर विभाग वहां मौजूद है। सुनिए, अब एक देखिए, मिनट, एक सेकंड, ये जानना जरूरी है। एक सेकंड, ये जानना जरूरी सर आप ये बताइए, अभी जो पिछली बार जो लेटर आया था वो भी तो गया एकेडमिक काउंसिल से पास हुआ। आप एक मिनट देखिए, दो हम लोग अर्ध सत्य ना बोले। सही बात है अर्ध सत्य असत्य से ज्यादा बुरा है। अर्ध सत्य यह है कि एकेडमिक काउंसिल ने आज पारित आप किया। लोग- सर आज सत्य यह है देखिए, सच बात तो यह है कि ढांचा- हम आज मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू कहने लगे हैं। जो हमारे सूट कर रहा है उसे हम मान रहे हैं। हमने अपना कितना दायित्व निभाया हम टीचरों आप ने। वो वाली बात मान रहे हैं जो आपको सूट नहीं कर रहा है। बिल्कुल हम कौन कह रहे सी हैं कि हम बात मान स्वायत्तता लिया? के लिए हम लड़ रहे हैं सर। आप कौन सी हम बात बाकी मान लिया? किसी बात को सर नहीं कह रहे हैं। हम ये प्रोफेसर कह रहे हैं कि संदीप, कोर्स कंटेंट बदलना एक चाहिए, सवाल है बदलेगा। कि ठीक है, आप FYUP के खिलाफ लड़ रहे थे
और वो अभी जो खबर आ रही है कि 57 कॉलेज ने कह दिया है, यूजीसी ने बताया है कि इन कॉलेज ने कहा, कायदे से डीयू को बताना चाहिए था कि हाँ हमने ये फैसला यूजीसी का पालन किया। इससे पता चल रहा है कि अभी भी एक दो संस्थाएं टकरा रही हैं। क्या आपके लिए सवाल महत्वपूर्ण नहीं है क्या? कई शिक्षक हैं जो कहते हैं कि हाँ हम विरोध करते हैं इस कोर्स का, लेकिन हम डीयू के दायरे में इसका विरोध करना चाहते हैं, उसकी अपनी स्वायत्ता को भी बचाकर रखना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि इस पे बात नहीं होनी चाहिए? सर मैं आपकी बात, सबसे बड़ी जो हमारी इस डिबेट में एक चीज पे सबसे बड़ा फोकस है वो ऑटोनॉमी की बात है। हाँ। जहां तक दिल्ली यूनिवर्सिटी की दो इंपॉर्टेंट बॉडीज है, एकेडमिक काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल। हाँ। सबसे पहले उन दोनों को समझने की जरूरत है, उनके स्ट्रक्चर को समझने की जरूरत है। संक्षेप में बता दीजिए। बिल्कुल ब्रीफ में सर। एकेडमिक काउंसिल में आज हमारे 26 इलेक्टेड मेंबर्स हैं और मोर देन 75 से ज्यादा, 100 से ज्यादा नफरी है, जिसमें 75 से ज्यादा नॉमिनेटेड वाइस चांसलर के द्वारा नियुक्त लोग हैं। दूसरे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सिर्फ 2 जो भी मतदान होगा, जो बीसी के जो बीसी विद करेगा, लोग होंगे नॉमिनेटेड वोटिंग मुझे में, सर मुझे मेरी बात वो लोग जो बनाए जाते हैं वो बीसी जब वाइस चांसलर एक विप जारी करेगा वही सारी चीजें पास होगी। और जहां तक रहा एकेडमिक काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल का, सारी के सारी एसी और ईसी की मीटिंग्स अमरजेंट बुलाई गई। और आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का पिछला इतिहास इमरजेंसी में नहीं बुलाया जा सकता? सारी सर एक नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन है, आप सबको एजेंडा भेजा, सारी जो चीजें आपने डिस्कस करनी है। इसीलिए मैंने ये पूछा कि आपातकाल के अधिकारों का इस्तेमाल क्यों किया गया? क्या ये जरूरी नहीं हो सकता है कि उनको 2 महीने के अंदर करना हो? सर कब तक वेट करेंगे? कमेटी प्रोफेसर अपूर्वानंद जी ने कहा हर चीज का अपना एक प्रोसेस है, ड्यू प्रोसेस से सारी चीजें फॉलो होनी चाहिए। मैं वो सारी उसकी गहराई में नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि कम से कम जब आप सारा कोर्स इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं, कम से कम 6 महीने पहले विजिटर से इसकी अप्रूवल की जरूरत है। प्रक्रिया का, लेकिन क्या यूजीसी ने जिस तरह से हटाया है उसका आप समर्थन करते हैं? सर यूजीसी ने जिस तरीके से हटाया है, क्योंकि आज जिस तरीके की परिस्थितियां देश के सामने खड़ी होगी, उन परिस्थितियों में यूजीसी का एक्शन हमें कहीं गलत नहीं लगता। क्योंकि जिस तरीके का बिहेवियर यूजीसी को करना पड़ा, क्योंकि इसके से कंसर्न एक छोटा सा केस डिस्कस करूं। क्यों नहीं लगता है? क्यों नहीं लगता, इसका बताइए, क्यों नहीं लगता है यूजीसी का कदम आपको गलत क्यों नहीं लगता है? क्योंकि अभी रिसेंट में एक केस दिल्ली यूनिवर्सिटी का रिजर्वेशन अपॉइंटमेंट इन रिजर्वेशन का केस हाई कोर्ट में ड्यू है। उसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी एक एफिडेविट देता है जिसमें लिखता है वी आर नॉट बाउंड टू फॉलो यूजीसी एंड एचआरडी नॉर्म्स। इस कंडीशन में मतलब बार बार इस ऑटोनॉमी के नाम पे कुछ लोग इवन यूजीसी और एचआरडी को भी ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। उसी के रिप्लाई में यूजीसी को एक लेटर अभी रिसेंट में लिखना पड़ा कि आप अपने उस एफिडेविट को वापस लीजिएगा। तो इन परिस्थितियों में जब इतना हट बढ़ जाए, जिस तरीके से पूरा एजुकेशन सिस्टम, प्रोफेसर साहब इतना टकराव हो रहा है, अब ये बताइए कि फिर आम जो छात्र हैं उनका तो क्या होगा? इस तो सवाल में ही नहीं है। हाँ। इसके साथ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सर कि जो परिस्थितियां हैं जहां मेन किसी भी कोर्स से रिलेटेड मेन कंपोनेंट्स है, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, कोई ये चीज नहीं चाहता कि 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम। जब वो लोग ही मान लीजिए वो डिग्री प्रोग्राम चलिए आ जाती है, वो अगर सरकार ने फैसला कर लिया तो ठीक है। जी सर, आपत्ति किससे? उस 4 साल से आपको समस्या है, या उस 4 साल के लागू करने की प्रक्रिया से समस्या है, या उसमें जो विषय बनाए गए हैं उससे समस्या है? सर मेनली जो हमारा तो रास्ता निकलना चाहिए ना इसमें, इस विवाद में क्या रास्ता? जो हमारा मेन ऑब्जेक्शन है सर, हाँ। सबसे पहले आपने कोर्स कंटेंट अपने आप से देखा है कि बिल्कुल क्लियर है, सब स्टैंडर्ड चीजें जो आप 5th 6th के लेवल पे पढ़ चुके हैं, वो सारी चीजें इसमें कोर्स में बीए में पढ़ने से रिवाइज हो जाता तो अच्छा है। नहीं सर, बार बार रिवीजन करके टाइम वेस्ट करने में भी बहुत अच्छी सी वो नहीं लगती। और दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, प्रोसीजरल वॉयलेशन इतना हुआ है जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। ये सारी जनरल एक उदाहरण दीजिए तो फिर उसमें बात समझ में आता है। पर गौतम साहब ये बताइए कि अगर 10+2+3 है ना, इसका वायलेशन का ये इसका सहारा लिया है यूजीसी ने, पर इसी तरह के कई कोर्स बेंगलोर यूनिवर्सिटी में है, अंबेडकर यूनिवर्सिटी और डीयू का बिल्कुल तुलना नहीं करनी चाहिए, और ये लोग गलत उदाहरण दे रहे हैं जो बात मुझे समझ में आई, लेकिन फिर भी वहां एक अपना स्वतंत्र पैटर्न है, उनका अपना स्वतंत्र पैटर्न है, इनका अपना स्वतंत्र पैटर्न है। तो एक खत्म कीजिएगा तो बाकी जगह भी आप खत्म करेंगे? देखो उनमें और इनमें थोड़ा फर्क है। यहाँ मेन सब्जेक्ट्स मैं मेरिट में नहीं जाना चाहता, लेकिन इसकी बहुत डीमेरिट है। उनमें से मेन चीज़ है कि इनमें जो सब्जेक्ट हैं, फाउंडेशन कोर्स और ये कोर्स और वो कोर्स लगा के इतना उसको भारी बना दिया गया है कि मेन सब्जेक्ट उसमें डूब गया है। क्वालिटी एजुकेशन ख़त्म हो गई है।
और ये कैफेटेरिया अप्रोच में दुनिया भर का सामान कैफेटेरिया अप्रोच, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ओल्ड टाइमर हो, मतलब पुराना वाला ही टाइम ठीक था, नहीं। अभी गोल्डन टाइम आ रहा है, वैसा वाला नहीं? वैसे गोल्ड, ओल्ड इज गोल्ड, ये आपको ख्याल रखना चाहिए। नहीं, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ कि हमारा सिस्टम, आपने कैफेटेरिया अप्रोच की बात की, हमारा मेन सब्जेक्ट के साथ समझौता होता है, समझौता हुआ है। दूसरी चीज है फैकल्टी नहीं है, हालांकि मुझे ज्यादा नहीं मालूम, जहां तक मुझे अंदाज है बीटेक की आपने बीटेक कोर्सेज शुरू कर दिए, उसमें आपके पास फैकल्टी नहीं है, आप उसमें बीटेक दे रहे हैं कंप्यूटर में, उसमें कंप्यूटर में आप लैंग्वेज सिखा रहे हैं और वो जो हार्डवेयर और अदर थिंग्स वो सिखा नहीं रहे हैं, वो टेक्निकल कोर्स नहीं है, वो आप उसको बीटेक नहीं कह सकते, और बीटेक कहेंगे तो फिर आप AICTE जी, मुझे इससे पहले मैं सिद्धार्थ के पास जाऊंगा, एक सवाल का जवाब दीजिए। ये इतना सारा विवाद हो गया, ठीक है, आज आप स्वायत्तता की बात कर रहे हैं और मुझे लगता है कि बहुत जरूरी लड़ाई है, वो आपका पॉइंट बहुत सॉलिड भी है ना, लेकिन आप कोई ऐसा प्रोसेस बताइए कि जहां आपने इन विरोध में उठने वाली आवाजों को स्वायत्तता की प्रक्रिया का पालन करते हुए आपने जगह दी हो, कोई ऐसा एक उदाहरण किन्हीं दो कारणों का बता दें। मैं जल्दी अपनी बात खत्म करूं। पहली बात यह है जो सवाल पूछा उसी का जवाब सब स्वायत्तता की बात कि स्वायत्तता, जैसे अपूर्वानंद जी ने विरोध किया कि प्रक्रिया सही नहीं है, तो इनको बुला के आपने किस कमिटी में सुना? प्रजातंत्र में नेहरू से एक नेहरू का नाम यहाँ बैन है अभी, हाँ छोड़ दीजिए, तो सरदार पटेल का ले सकते हैं। प्रजातंत्र में माइनॉरिटी और मेजॉरिटी ये दोनों के सामने कई बार माइनॉरिटी विल के इग्नोर हो जाने की संभावना होती है कि माइनॉरिटी विल चीट। सर बोला बात नहीं पूछ रहा हूं, आप एक ऑटोनॉमी की बात कर रहे हैं ना, और तो हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक आपकी ऑटोनॉमी की लड़ाई लड़ें। सर तो अब आप भीतर से ये बताइए कि आपने अपूर्वानंद या प्रोफेसर संदीप जैसे विरोधी मत वाले लोगों को इन्होंने इनका कहना क्या जगह दी अपने सिस्टम में? बिल्कुल दी सर, जो ये कह रहे हैं, बताइए क्या जगह इन्होंने ये कहा, अभी संदीप जी ने जानकारी है तभी दीजिए, नहीं है तो आप क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। हाँ, इन्होंने कहा कि वाइस चांसलर अपने हिसाब से अपॉइंट करता है एसी के मेंबर, ये बिल्कुल सही नहीं है। वाइस चांसलर जितने प्रिंसिपल्स होते हैं आपने कितनी बार इनको बुला के, काफी सीनियर आदमी, कितनी बार इनको, अगर इन्होंने आपत्ति दर्ज कराई थी, इनको कितनी बार आपने बुलाने का हक, हम भी इनके तरह से शिक्षक तो फिर ये स्वायत्तता का पालन आप अंदर तो नहीं कर रहे? नहीं, हमारा ये कहना है स्वायत्तता का पालन हुआ, ये आरोप आज बेबुनियाद है, और जो बातें कही जा रही है यूजीसी के सारे लेटर्स हैं, वो वाला हम बात नहीं कर रहे। हम दो पक्ष है कि एक यूजीसी स्वायत्तता पर हमला कर रही है, बिल्कुल, और एक डीयू स्वायत्तता का कैसे पालन करे, मैं उसके बारे में नहीं, तो डीयू ने स्वायत्तता का पालन किया है, और ये आरोप सारे बेबुनियाद हैं या डूटा ने। जो राइट प्लेटफॉर्म था, जहां लड़ने की जरूरत थी, वहां लड़ाई करने की जरूरत थी, कितनी बार डूटा ने इसको मुद्दा बनाया? संदीप जी हमारे डूटा के पदाधिकारी हैं, क्या डूटा में 4 ईयर विरोध बीसी के साथ कभी मीटिंग नहीं सर, नहीं सर, इस बात को छोड़िए सर, एक बात को छोड़िए, आपने अगर विरोध किया, एक सेकंड रुकिए, मुद्दा नहीं रहा सर, 4 ईयर प्रोग्राम डूटा का मुद्दा ही नहीं रहा। एक सेकंड रुकिए, आपकी कभी वीसी ने बुलाकर मीटिंग की आपने जब विरोध किया? जब से प्रोफेसर दिनेश सिंह इस विश्वविद्यालय के उपकुलपति बने हैं, उस दिन से आज तक उन्होंने किसी भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को, ना डूटा को, ना डूसू से, ना डूकू से आज तक बात नहीं की। हम 30 तारीख, आप सही सही बोल रहे हैं, बिल्कुल एक्यूरेट, 100% एक्यूरेट सर, मैं इसका एफिडेविट इशू, ये स्वायत्तता का ये तो हो गया, चलिए ठीक है। हाँ, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, एक मिनट, ये जोर जोर से कहने की जगह कि लोग बेबुनियाद कह रहे हैं, जो बोल रहे हैं वो दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक हैं। हम लोगों ने सबसे पहले कुलपति को लिखा, कुलपति से यह अनुरोध किया कि हमारी ये आपत्तियां हैं। हमने यह भी नहीं कहा कि आप 4 साल लागू ना करें, हमने कहा 4 साल लागू करने की प्रक्रिया क्या होगी, ढांचा क्या होगा, इस पर बात करें। हमें कुलपति कार्यालय से कभी कोई उत्तर नहीं मिला, हमारे साथ कोई बैठक नहीं की गई। हमने जब अपनी कमिटीज में यह प्रश्न उठाया तो हमारी बात को नोट नहीं किया गया, ऊपरी कमेटी में उसे सूचित भी नहीं किया गया। हमें यह कहा गया कि दिल्ली विश्वविद्यालय में डिसेंट नोट करने का रिवाज नहीं है। यह बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, चांसलर के नॉमिनी जावेद चौधरी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की हर मीटिंग के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति को पत्र लिखते रहे हैं और चांसलर को लिखते रहे हैं कि आप मीटिंग गलत तरीके से चलाते हैं, आप मिनट गलत तरीके से नोट करते हैं, और आप मिनट में जो भी मतभेद होता है उसको कभी जगह नहीं देते। मैं चाहता हूं कि लोग इन बातों को सुने। सिद्धार्थ, मेरा आपसे सवाल है कि एनडीटीएफ जो आपकी से समर्थित जो शिक्षक संघ है, उसने कई मांग की हैं, ठीक है, कि इन सब की जांच होनी चाहिए। एक राजनीतिक व्यक्ति और दिल्ली की राजनीति से जुड़े होने के नाते क्या आप इस बात पे एक राजनीतिक प्रतिक्रिया दे सकते हैं कि हाँ, इस तरह की जांच होनी चाहिए? किरण बेदी ने कहा है कि यूजीसी के चेयरमैन के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, उनको भी इस्तीफा देना चाहिए, और एक मांग वीसी के खिलाफ भी हो रही है। तो करना क्या चाहिए? इन दोनों के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए? रवीश जी, हाँ जी, रवीश जी,
पहले तो डॉक्टर सुधीर जी को ये बताना चाह, लोकतंत्र में मेजॉरिटी ही कंसेंसस बनता है, ना ही माइनॉरिटी बनता है। दूसरी चीज जो आपने बातें उठाई है, देखिए इसमें इलीगैलिटी जो हुई है उसकी जांच होनी चाहिए। क्यों नहीं एक जो लेट डाउन प्रोसीजर्स है जिसको डीयू को फॉलो करना है, वो स्वच्छता के नाम पे ये कह दें कि नहीं करना, वो गलत है। एक लेट डाउन प्रोसीजर है जो कि यूजीसी के पास जाना चाहिए, यूजीसी के साथ साथ प्रेसिडेंट जो विजिटर उनसे अप्रूवल लेनी चाहिए। और साथ ही साथ क्या जो केंद्र में जो उस समय की जो सरकार है, कपिल सिब्बल जी थे, पलम राजू जी थे, उन्होंने इतना हेस्ट क्यों दिखाया, इतनी जल्दी क्यों करने के में लगे थे कि जब ये कोर्स की तैयारी नहीं हुई थी, ना ही टेक्निकली, ना फैकल्टी के माध्यम से, ना टीचर्स के माध्यम से, ना ही उसके सिलेबस के माध्यम से। तो इन सब विषयों को लेके मैं मानता हूं कि जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत गंभीर संगीन विषय है। और ये इसलिए मैं कह रहा हूं, पॉलिटिसाइज नहीं करते हुए, हम लोग पॉलिटिशियन कोई भी हो, किसी की भी सरकार हो, हमें यह हक नहीं मिलता कि हम बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करें। पर किरण बेदी ने साफ साफ ट्वीट किया कि अगर ये इलीगल था तो यूजीसी की भी जिम्मेदारी बनती है। इस पर आपका क्या मत है? देखिए, मैं तो कह रहा हूं कि इसमें कि जो भी इन्वॉल्व है, जिसने भी किया, सही किया, गलत किया, सब पे होना चाहिए और इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये पता लगना चाहिए, क्योंकि एनडीटीएफ ने कहा है कोई 180 करोड़ का लैपटॉप बांट दिया गया यहाँ पे, और कई तरह की बातें हैं कि ओबीसी का जो फंड था उसको डाइवर्ट किया गया। ये सब एनडीटीएफ के अधिकारी ने दावा किया है आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो आप कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन बाकी और जो कॉलेज में जो FYUP लागू है, आपकी समस्या राजनीतिक तौर पे FYUP से है या सिर्फ डीयू में जो FYUP लागू किया गया है उससे है? क्योंकि अरुण जेटली ने जब राज्यसभा के नेता के नाते प्रधानमंत्री, तब के प्रधानमंत्री को खत लिखा था, तो उसमें इस कोर्स का विरोध नहीं किया था, यही कहा था कि बहुत सारे मत हैं जिनको सुना जाना चाहिए। देखिए, मैं ये आपसे जो आप जो कह रहे हैं उस पर सहमति देता हूं कि कोई भी चीज उसका सही, जो भी नई चीज लागू करे उसके पक्ष भी विपक्ष भी होते हैं, मगर क्या वो आप जल्दी हानन फानन में उसको लागू कर देंगे? और ये ऐसा विषय जो बच्चों के साथ खिलवाड़ पे आता है। कोई कहते हैं, ये कहते हैं 3 साल 4 साल, ये सब विषय जो है डिबेटेबल हो सकते हैं। क्या इससे बच्चों को लाभ मिलने वाला है? उनकी एजुकेशन सिस्टम को हम बड़ा कर रहे हैं, उनको ज्यादा फायदा मिलेगा, इन चीजों पे होना चाहिए। ठीक है। मगर ये सब चीजें जब हुई नहीं तो दूसरे कॉलेजेस में चल रही है, तो उसको भी देखते हुए वहां कहीं चल रही है पहले से, तो उसमें क्या लाभ है, क्या खामी है, क्या उसके ऊपर स्टडी होना चाहिए। और मेरा ये मानना है रवीश जी, पूरे इंडिया के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं जो यूजीसी के तहत है, प्राइवेट को भी हम देखें बाद में, मगर जो यूजीसी के तहत है, हम लोगों को एक कोर्स चलाना चाहिए, एक सिलेबस होना चाहिए, सबके अंदर इक्वल पैरिटी होनी चाहिए। इस पे विवाद हो सकता है, छोटा सा एक ब्रेक के बाद लौट के आएंगे। इस पे शायद विवाद हो सकता है कि एक कोर्स या एक पैरिटी, बस ठीक है, सिद्धार्थ ने अपनी एक बात कही है, छोटे से एक ब्रेक के बाद आएंगे।